भैया जी कल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आज का जो सिलसिला है, वैसे तो इसमें दो राय नहीं कि चुनाव से पहले की ये पूरी भूमिका है और बयान पे बयान है, बातचीत पर बातचीत है। जी हाँ, सियासत गर्म है और इसी सियासत के बीच में कुछ ऐसे बयान हैं जिन पर जमकर क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों हैं। मैं सबसे पहले उन बयानों की तरफ रुख करूंगा, फिर मेहमानों से आज जो मेरा एक पैनल है उससे मैं आपका रूबरू कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि वो बयान आखिर क्या है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। और संघ पहले से ऐसा मानता है। तो बात थी डीएनए पे, हमारा सबका डीएनए एक है। लेकिन इस पर मायावती ने कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी, पहले उसको देखते हैं। जिस बीजेपी व उनकी सरकारों को वे लोग जनहित व देश हित की खास परवाह किए बिना आंख बंद करके समर्थन देते चले आ रहे हैं, उसी का परिणाम है कि यहाँ जातिवाद, राजनीतिक द्वेष, सांप्रदायिक हिंसा आदि का जहर सामान्य जनजीवन को त्रस्त किए हुए हैं। आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताज़ा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज़्यादा लगता है। दरअसल ये अविश्वसनीयता जो है, विश्वास ना होना, ये आखिर क्यों है, यही वजह है। और राजनीति में इसका जमकर कहना चाहिए हर तरह से इसका उपयोग होता है और चुनाव से पहले दोनों तरफ से वार होते हैं। ऐसा नहीं है कि जनता समझती नहीं है कि सब कुछ चुप था, एकदम से अकस्मात ये सारी बातें कहां से आ गई। तो घबराहट भी नहीं थी और एकदम से ये सब सारा ये जो तामझाम में खड़ा हो गया। लोग कहेंगे कि मीडिया, ऑफकोर्स आप उससे भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आज की बहस में कुछ एक पॉइंट ऐसे भी हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन पर नींव डाली जा सकती है। आप कहेंगे कि ये बात तो हिंदू मुसलमान की है। जी हाँ, अगर कहीं से कोई एकता के बिंदु बनते हैं तो उन पर जरूर बातचीत होनी चाहिए। आज बात, क्योंकि पैनल बहुत बड़ा है और हमारे मेहमान जो जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आपका तारुफ जरूर करा देता हूं। प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सतीश प्रकाश जी दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरठ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक हैं मेरठ से, वो भी दिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक बात सतीश जी आप ही से पूछना चाहता, बहन जी की बात मैं सुन रहा था। बहन जी ने कहा कि बीजेपी की सरकारें आरएसएस की संकीर्ण सोच पर चल रही हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी है। तीसरी बात उन्होंने कहा सामाजिक बदलाव के बिना मुसलमान भरोसा नहीं करेगा। मैं जानना चाहता हूं किस तरह से ये बातें तीनों जो कहीं, क्यों कहीं, और भरोसा करेगा तो कैसे करेगा। आपके पास अगर कोई चाबी हो तो मुझे बताएं, क्योंकि सत्ता की चाबी तो आपके पास रही है, ये मुझे मालूम है, लेकिन ये मुझे बताएं कि कैसे भरोसा करेगा। सतीश प्रकाश जी, डिबेट ओपन करता हूं, 40 सेकेंड्स आपके। जी देखिए प्रतीक जी, शब्दों के जाल में फंसाना अलग बात है। इस देश में महामारी का काल है और महामारी के काल में मोहन भागवत जी का कोई बयान अगर आपको आता हो, जब 4 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी हो, ऐसे समय में उनका कोई बयान नहीं है। लेकिन आज क्योंकि विदेशी धरती पे रक्षा घोटाले की जांच हो रही, तो ऐसे समय में उनका जो बयान आया है, इस बयान को कहीं ना कहीं आप राजनीतिक रूप से दे सकते हैं। देखिए, एक सवाल मैं पूछूंगा कि मोहन भागवत जी, ये सवाल आपने कहा कि डीएनए सेम है, तो भारत सरकार को भी बताओ ना, अगर हिंदू और मुसलमानों का डीएनए सेम है तो अब सीए एनआरसी कानून की भारत में कोई जरूरत नहीं रहेगी है। अब तो भाई भाई है ना किसी को बुलाना है ना किसी को भेजना है। देखिए प्रतीक जी, ऐतिहासिक दृष्टि से भी अगर आप इसको देखेंगे, इतिहास की दृष्टि से भी,
तो इस भारत में आने वाले लोग, आर्यंस के ऊपर भी आरोप है कि वो बाहर से आए, मुगल भी बाहर से आए, अंग्रेज भी बाहर से आए, और अंग्रेज समुद्र के रास्ते से आए, और बाकी जो लोग आए हैं वो 40 सेकंड से आपके ध्यान रखिएगा। रास्ता सेम है, रास्ता जी नहीं, देखिए सुनिए, रास्ता सेम आने से जेनेटिक कोड कैसे सेम हो जाएगा, ये तो मोहन भागवत जी बताएंगे ना। दूसरी बात देखिए, एक सवाल है, आखिर बेसिकली मोहन भागवत जी की चिंता क्यों है, वो चिंता भी आपको क्लियर कर देता हूं। 2 साल पहले राखीगढ़ी हरियाणा में एक जगह है जहां मोहनजोदड़ो से 1000 साल पुराना एक कंकाल निकला। उस कंकाल की जब जांच कराई, बीजेपी चूंकि सत्ता में यहां भी है और वहां भी है, केंद्र में भी है और हरियाणा में भी है, जब उसकी जांच हुई, डीएनए जांच, उसकी जो डीएनए है, जो आर्यंस की डीएनए जांच होती है, वो R1A1 होती है, वो निगेटिव आई। थैंक यू सो मच। से मोहन भागवत जी की ये चिंता है, क्योंकि मुसलमानों का आप सवाल पूछ रहे थे, उनका जेनेटिक कोड आप पूछ रहे थे, तो आज चूंकि आपका भी जेनेटिक सतीश कोड प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। ना हो जाए, थैंक यू। आपसे सवाल ना पूछ ले। देखिए प्रतीक जी, मैंने आपका लिया, मानवता नहीं बननी चाहिए। नहीं ठीक है, मैंने आपका लिया, मैं आपको डिबेट में रखूंगा। लिंचिंग हुई थी तब आपने सवाल नहीं पूछा था, नहीं, लिंचिंग का सवाल आज आप पूछेंगे। आज आप जनमानस से ये पूछो, अरे आप जेनेटिक कोडिंग की बात क्यों कर रहे हो, आप पूछो ना वैक्सीनेशन हुआ या नहीं हुआ, आप पूछो ना कि सतीश प्रकाश, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो, बहुत बड़ा लंबा पैनल है आज, थैंक यू सो मच। आपको मैंने 40 दिया था, आपने ज्यादा ही बोला, थैंक यू सो मच। मैं एक बात बताया, डॉक्टर मोहन भागवत और उनका बयान है, और उन्होंने महामारी के संदर्भ में भी बोला, मुझे अच्छी तरह से याद, मैं तो डिबेट करता हूँ रोज, और उनका भी बयान मुझे अच्छी तरह से याद है कि 100 सालों में पहली बार मनुष्य की जाति के सामने संकट खड़ा हुआ, ये बयान है उनका, मेरे पास है, रखा है, कोई बात नहीं, आपने अपनी बात कही है, मैंने आपको 40 सेकंड दिए थे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस कहती है कि ये बात जो है आपको बताई जानी चाहिए, यदि आप अपने व्यक्तित्व के विचारों के प्रति ईमानदार हैं, तो भाजपा में वे सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया है, उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाया जाना चाहिए। दिग्विजय जी का बयान है, और मुझे मालूम आप नहीं करेंगे क्योंकि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। 40 सेकंड आपके। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं जिसे निर्दोषों को प्रताड़ित किया हो, इसलिए किसी को हटाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। लेकिन दिग्विजय सिंह कृपा करके बताएं कि इस देश में सबसे बड़ी सुनियोजित मॉब लिंचिंग की घटना है 1984 के सिखों का नरसंहार, जब 10,000 निर्दोष सिखों को किसी का गला काट दिया गया, किसी के गले में टायर डालकर जला दिया गया, किसी की दाढ़ी और केश काट दिए गए। लगातार जो 10,000 सिखों की हत्या की गई, उन सिखों के हत्यारे HKL भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर जैसे लोगों को सांसद और मंत्री बनाया गया। और यही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने श्री कमलनाथ को, जिनके खिलाफ संजय सूरी नाम के BBC के करस्पॉन्डेंट ने, इंडिया अब्रॉड सर्विसेज से जुड़े हुए करस्पॉन्डेंट ने खुद साक्ष्य दिया था कि किस तरह गुरुद्वारे के समक्ष वो सिखों की हत्या करने वाली भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। तो वो कमलनाथ को तो मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो मॉब लिंचिंग पर उनका दोहरा मानदंड कैसा है? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ किसी निर्दोष की मॉब लिंचिंग करने का या हत्या करने का या हिंसा फैलाने का कोई मामला नहीं है जी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और पूरे विचार परिवार को बदनाम करने का नियमित प्रयास होता है, लेकिन जो सचमुच के अपराधी हैं उनका ग्लोरिफिकेशन क्यों करते हैं? राइट दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी। राइट सर, टेकन योर व्यू, आपका हमने लिया, 40 सेकंड आपके लिए। लेकिन मॉब लिंचिंग पर बात क्योंकि बीजेपी ने की है, इस पर भी 2 बयान हैं, और वो दोनों बयान देख लेते हैं, उसके बाद आगे रुक करते हैं। वकार साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शहीद सिंह वकार साहब जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 बयान हैं मॉब लिंचिंग पर भी, उनको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए, और दोषी को सजा होनी चाहिए, हमको उसमें कोई गम नहीं। हम ये उनसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या मोहन भागवत जी इस बात को मान चुके हैं
कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से रेडिकलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि वो लिंचिंग के बारे में कह रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि आरएसएस अगर मानती है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जी, और ये दो बातें जिस पर हम सीधे रुख करना चाहेंगे असीम वकार साहब का। 40 सेकंड्स आपके। सवाल ये है कि जब मोहन भागवत जी ये बात कहते हैं लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के विरोधी हैं, तब आप कहते हैं कि इन अपराधियों को भैंस और गाय का तो फर्क पता नहीं होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, अकबर और अलमुद्दीन के नाम काफी थे। 40 सेकंड्स आपके असीम वकार साहब। देखिए, भागवत जी ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदू विरोधी हैं, हिंदू नहीं है। तो भागवत साहब को यह भी बीच में बोलना चाहिए था कि जिन लोगों ने लिंचिंग करने वालों का स्वागत किया, माला पिनाई, मिठाई खिलाई, उनको अपना कहा, वो कौन है? वो हिंदू हैं या वो भी नहीं है? भागवत जी का बयान खाने का और दिखाने का और वाला मामला है, हाथी के दांत। मैं आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर अलीमुद्दीन अंसारी की लिंचिंग करने वाले हिंदू विरोधी और हिंदू नहीं है, तो जयंत सिन्हा जो केंद्र सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं, उन्होंने अलीमुद्दीन अंसारी के कातिलों को जब रिहा हुए तो माला पिनाई, मिठाइयां खिलाई, शाबाशी दी। क्या कभी मोहन भागवत ने मोदी जी से कहा कि अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करो, इसको निष्कासित करो? राजस्थान में जब पहलू खान के कातिलों को बीजेपी के एक मिनिस्टर ने कहा ये मेरे लोग हैं, तो क्या कभी उन्होंने एतराज किया बीजेपी से? अभी आसिफ के कातिलों के समर्थन में जो एक पंचायत रखी गई हरियाणा में, उसमें क्रिमिनल माइंडेड आदमी ने जाकर कहा कि हम मर्डर भी नहीं कर सकते भारत में। उसको भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा में ऑफिशियल प्रवक्ता के ओहदे से नवाजा गया। तो क्या वो हिंदू नहीं है? और जो हिंदू बीजेपी में इन कातिलों का माल्यार्पण कर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के एक मिनिस्टर ने इखलाक के एक कातिल के जनाजे पर तिरंगा डाल के उसका तिरंगे का अपमान किया। क्या मोहन भागवत जी ने कभी मोदी जी से कहा कि नहीं तो तिरंगे के अपमान के एवज में इसको निष्कासित करो? यह कौन सा आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अल्लामा इकबाल का एक शेर था, उसमें एक लाइन थी जी कि सजदा खालिक को भी और इबलीस से याराना भी। आप इबलीस के साथ भी हैं और खालिक के साथ भी, अल्लाह के साथ भी नहीं हो सकता सर। एक ही हिंदुस्तान का संविधान कहता है कत्ल करने वाला दोषी है, अपराधी है। आप कानून के साथ भी खड़े हो और कातिल के साथ भी खड़े हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है सर। राइट सर, आपके हमने 40 सेकंड लिए, ओपनिंग रिमार्क लिया, ओपनिंग करते हैं जी। सर, जिस डीएनए की बात भागवत जी कर रहे हैं, हम लोगों से कहते हैं डीएनए बनवाओ, वो डीएनए है गोडसे का डीएनए, सावरकर का डीएनए, बाबू बजरंगी का डीएनए, माया कोडनानी का डीएनए, दारा सिंह का डीएनए। हम लोग अशफाकुल्लाह खां वाले लोग हैं, हम भगत सिंह वाले लोग हैं, हम चंद्रशेखर आजाद वाले लोग हैं, हम राम प्रसाद बिस्मिल वाले लोग हैं, हम हकीम अजमल खां वाले लोग हैं, हम अल्लामा इकबाल वाले लोग हैं। सर, हम नहीं कर सकते नाथूराम गोडसे का समर्थन। राइट सर, टेकन योर व्यू 40 सेकंड मैंने लिए आपके 40 सेकंड लिए। आप जवाब ये देंगे शिवम त्यागी जी। जी त्यागी जी, ये कहते हैं ओवैसी साहब, कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो डीएनए की बहस है ये कल ही खत्म हो जाए। अगर मुझे और वकार साहब को दोनों को ले जाकर एक शो आप हॉस्पिटल में कर ले तो कल ही डीएनए टेस्ट करा ले, खैर क्लैरिटी आ जाएगी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि उज्बेकिस्तान से इतना प्यार इनको क्यों है, या फिर कहीं और ये क्यों चले जाते हैं लोगों को ये कहने के लिए कि हमने आप पर 800 साल वार किया। खैर, अब मैं बाकी बातों पर आता हूं। जब आप बात करते हैं जुनैद की, अखलाक की, पहलू की, अकबर की, अलीमुद्दीन की, ठीक है, आप कीजिए, आपका अधिकार है, आपका धर्म है, लेकिन फिर आप एक चीज बताइए, उस नत्थालाल को क्यों भूल जाते हैं जिस हलवाई को पैसे लेने की वजह से मार दिया गया? आप उस ध्रुवराज त्यागी को क्यों भूल जाते हैं?
आप एक चीज बताइए, पालघर में जो कल्पवृक्ष महाराज को मार दिया गया बेरहमी से, उसका क्या हुआ? सुशील महाराज का क्या हुआ? नितेश का क्या हुआ? अंकित शर्मा का क्या हुआ? इतना सेलेक्टिव एमनीशिया, मतलब ये गजनी फिल्म में होता तो बेहतर था, लेकिन आम जिंदगी में भी इतना कि हर 15 मिनट में आप अपने हिसाब से अपना स्टैंड रखेंगे, नहीं चल सकता। दूसरी बात, मेरे देश में तो चीफ मिनिस्टर भी ऐसे हैं साहब कि अगर डॉक्टर मुसलमान है तो उसको 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। हिंदू डॉक्टरों ने कितनी जान दे दी, मैं इसको कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे देश के एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर कर भी ले और मैं कहूं भी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, माफ कीजिए। तो यहां पर तो इतना हुआ है। अब कहते हैं लिंचिंग की बात, मैं कहता हूं मोहन भागवत जी ने बड़ा सही और सटीक कहा। देखिए, पहली बात तो ये कि सिंध के दोनों तरफ हिंद है, इधर भी और उधर भी। आप, ये अलग बात है कि धर्म के आधार पर देश बांट दिए गए, सब चीजें बढ़ गई, लेकिन रहेगा तो सिंध के दोनों तरफ हिंद ही ना। किसी वजहों से, कोई पॉलिटिकल कारणों से, कोई जातिगत आधार पर अगर कोई देश बदल गया तो वो चीजें डिफरेंट है। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि हाँ, डीएनए एक ही है, होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की आप बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद की आप बात करते हैं, लेकिन जब कोई आपको कहता है कि आप हमारे भाई हैं, तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम आपके भाई नहीं है। तो किसके भाई हैं जनाब? जवाब दीजिए, किसके भाई हैं आप? राइट सर, आप किसके भाई हैं सर? आप सिद्ध करिए किसके भाई। लेकिन अब पैनल में हमारे साथ जो इधर आखिरी पैनलिस्ट है, मैं उनकी तरफ रुख करना चाहूंगा। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं, अध्यक्ष मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सवाल यह है, डीएनए एक है, टेस्ट करा लिया है, साइंटिफिकली तो बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन दरार जो है वो क्यों नजर आ रही है और कैसे पटेगी, ये भी एक सवाल है। और इलेक्शन पटने देंगे या नहीं देंगे, ये भी एक सवाल है। 40 सेकंड आपके। नाउ द डिबेट इज ओपन। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी, आपका भी स्वागत है जी। तस्लीम अहमद रहमानी साहब। प्रतीक, मैं फिर से एक शेर पढ़ूंगा आपके यहाँ आपके इस पैनल में। इरशाद है साहब, इरशाद है। हमारी तशनगी बुझती नहीं शबनम के कतरों से, तशनगी मैंने प्यास, जिसे साकी गरी की शर्म हो आतिश बजाम आए। क्या बात है। शबनम तो आप जानते हैं शबनम क्या होती है, जिसे साकी गरी की शर्म हो। जो लीडर बनना चाहता है वो तो आप पूरे तौर पर खुल के सामने आके बात करे, वो नहीं हो रहा। ये देश 10,000 साल का देश है, आज का देश नहीं है। ये 1000 साल की मुश्तरका तहजीब का देश है, आज की नहीं मुश्तरका तहजीब। और ये क्या है, टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाहात। मैं वही कह रहा हूं, दिक्कत तो ये है कि पिछले 150 साल से इस देश में डीएनए, हिंदुत्व, कल्चरल सिमिलरिटी और काओ और कन्वर्जन, ये डिस्कस होने लगा है। पहले नहीं होता था, पहले इसकी कभी जरूरत ही पेश नहीं आई। अब जब से ये होने लगा कि ये हिंदुत्व, यानी 1827 ऑनवर्ड ब्रह्मो समाज इस देश की पहली ऑर्गेनाइज्ड एक तंजीम है, इससे पहले आई नहीं। और उसके बाद तमाम तंजीमें ऐसी चली आती हैं जो हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट को डिस्कशन में वहीं से लाया जाता है। और आज तक और इतनी सारी टर्मिनोलॉजी, लव जिहाद और ये सब किसने बपा की हैं? ये तो सब आरएसएस ने ही बपा की है। हम ये कहते हैं कि ये देश सोने की चिड़िया था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स यहां आए थे उस चिड़िया को ज़िबा करने के लिए, लूटने के लिए भारत को। अब वो उनके जाने के बाद अगर आरएसएस इस देश में है तो आरएसएस सबसे बड़ी रुकावट है कि इसको दोबारा सोने की चिड़िया नहीं टेकन योर व्यू, आप आरएसएस को हटा। राइट सर, टेकन योर व्यू, थैंक यू सो मच। मैं डिबेट ओपन करने जा रहा हूं। देश में अमन कायम हो जाएगा। राइट सर, अमन कायम हो जाएगा। बाधा कहां है, उन्होंने बता दिया, आरएसएस। और ये कहा गया कि जो बात मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद को कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। विनोद बंसल जी, आपके 40 सेकंड लास्ट में, देन डिबेट इज ओपन। मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, विनोद बंसल जी के बाद एक एक करके बोलेंगे, लोग सुनेंगे, आपको सुनना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, सारे लोग जानना चाहते हैं। विनोद बंसल जी, 40 सेकंड आपके, उसके बाद डिबेट ओपन। राइट। देखिए न्यूज 18 के सुधी दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं कि आखिरकार इस देश की उम्र 10,000 साल नहीं है। इस देश की तहजीब कोई 1,000 साल पुरानी नहीं है। इस देश के अंदर जो है, ये जो लव जिहाद, धर्मांतरण और ये जो आतंकवाद है, वो किसी हिंदू ने टर्मिनोलॉजी नहीं डिफाइन करी। ये तो उन लोगों ने टर्मिनोलॉजी डिफाइन करी जो वास्तव में इसके पैरोकार हैं, जो इस काम को करते हैं। आप मुझे बताइए, जिस जिहाद की बात करते हैं, जिस आतंकवाद की बात करते हैं, वो आतंकवादी संगठन किसके नाम पे चल रहे हैं भाई? किस पैगंबर के नाम पर वो आतंकवादी संगठन चलते हैं? मुझे बताइए ना। आखिरकार ये जो अतिवाद है, वो जिहाद है, वो जिहाद क्या हिंदुत्व का आइडियोलॉजी है क्या?
लव जिहाद क्या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है क्या? लव जिहादी हैं कौन? ये पहले मेरे से पूछते थे प्रतीक जी कि आखिरकार लव जिहाद है कहां, आपके पास प्रूफ कहां है? आप मुझे बताइए कि पिछले 7 महीने में जब से उत्तर प्रदेश के अंदर एंटी लव जिहाद और धर्मांतरण वाला कानून बना है, उस कानून के मात्र 7 महीने के अंदर 50 से ज्यादा केस दर्ज हुए, 125 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें से 13 की चार्जशीट दाखिल हो गई है और सारी चीजें मामला क्रिस्टल क्लियर हो गया है। और इन्होंने न तो किसी दलित को छोड़ा, न ही किसी बड़े आदमी को छोड़ा, और न ही जो है एक अभी तो आगरा में तो एक पूर्व मेयर के पुत्रवधू को भी उठा लिया इन्होंने। कमाल की बात है। और फिर कहते हैं कि जिहाद कहाँ है, फिर कहते हैं कि लव जिहाद कहाँ है, लव जिहाद आरएसएस की आइडियोलॉजी है। अरे भाई गौ हत्या कौन राइट करता सर, है? टेकन योर पॉइंट। हत्यारे कौन पकड़े जाते हैं? राइट सर, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट। और मॉब लिंचिंग कौन कराता है, इस बात को सब पूरा देश जानता है। राइट सर। विनोद बंसल जी 40 सेकंड आपके भी लिए। अब मैं यहां से डिबेट ओपन करता हूं। राइट सर, वकार साहब मैं बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूं, मुझे मालूम है आपको जाना है, मुझे मालूम है, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। मुझे एक लफ्ज का क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। रहमानी साहब बिल्कुल जी, बिल्कुल यस सर। ये जो हाँ सर, ये जो लफ्ज जिहाद है, राइट ये जिहाद का लफ्ज कुरान में मौजूद है और बहुत ही मुतबर्रक और मुकद्दस लफ्ज है, और इसको लेके हम कोर्ट में भी गए हैं कि इस लफ्ज को यूज डिस्क्रिमिनेटली हर जगह यूज न किया जाए। तो आप जिहाद के साथ जिहाद के नाम पर ही तो हो रहा है पूरा दुनिया में तबाही। जिहाद के लफ्ज को बदनाम मत कीजिए, हर जगह जिहादी बोलते हैं और अब ये सब जुडिस हो चुका है। ये मैंने खुद केस डाला हुआ है कि ये लफ्ज इंडिस्क्रिमिनेटली यूज न किया जाए। कोर्ट में जाओ, मैं कहता हूं बजाय कोर्ट के कि आप जो कानून लाए हैं उस कानून के टेक्स्ट में जिहादी जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल कर सके, ये यूपी और मध्य प्रदेश और गुजरात के सरकारों की भी हिम्मत रही हुई है। जिहाद के नाम पर जो है ना कंट्रोल में रखे। वो जिहाद के नाम पर सब्जी बाग ने दिखाए, 72 हूरों का सब्जी बाग कौन दिखा रहा है बताओ ना? जन्नत और जहन्नुम की बात कौन करता है बताओ ना? आप इसको लाके बताइए ना। आप इस शब्दावली को, आप में अगर जरूरत है तो इस शब्दावली को आप ऑफिशियल टेक्स्ट में लाके बताइए। छोटे मासूम बच्चों को लाके बताइए ना। आप नाम लेकर क्यों और उसकी जान ले रहे हो और जान लेने के लिए मजबूर कर रहे हो? वो कौन है? ये जिहाद के कारण ही तो है। और किसके कारण मुझे बताओ। आप झूठ बोलते हैं, आप इस देश के हिंदू को क्यों डराना चाहते हैं? राइट सर, मैं रोकता हूं, मैं आप झूठ बोलते हैं तस्लीम साहब, मैं इसी पॉइंट को लूंगा। मैं रोकता हूं। आई विल गिव यू टाइम सर। राइट सर, आई विल गिव यू टाइम। आपको सर तस्लीम साहब मैं दूंगा, विनोद बंसल जी मैं दूंगा, मैं आपको टाइम दूंगा। विनोद बंसल जी ने राइट सर, विनोद बंसल जी एक लास्ट सेंटेंस आपने बोला, मैं वहीं से डिबेट को खोल रहा हूं। और असीम वकार साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आपने कहा कि बहुएं उठा ले गए, आपने कहा लड़कियां उठा ले गए। भाई सरकार है, चुनी हुई सरकारें हमारी, कौन उठा ले जाता है? कैसे उठा ले गया? तो सरकार ने कैसे उठा ले गया? ये कौन जवाब दे? ये कैसे उठा ले गया? कैसे कौन उठा के ले जा रहा है? जी आप प्रतीक जी, जिसने उठाया, हाँ, जिसने उठाया उसको सरकार ने उठा लिया, ये भी तो पता है आपको। तो कैसे हिम्मत पड़ गई? कैसे उठा लिया? ये देश कानून से चलता है बंसल साहब, ये देश कानून से ही चलता है। ऑफ कोर्स असीम बकार साहब, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। जिस पे मैंने कह रहा था पॉइंट वो कह दिया असीम बकार साहब। लेकिन फिर भी उठा रहे हैं ये लोग। अगर उठा रहे हैं तो गलत है, और सरकार को सख्त करना चाहिए, सख्त कानून लाना चाहिए। मैं इनको भी सुन टीवी चैनल के डिबेट को तो सब चिकनी चिकनी बातें गलत ही कहते हैं, लेकिन धरातल पे क्या करवाते हैं ये सबको पता है। सुनिए सर, बोलूं? हाँ बिल्कुल सर, आप बोलिए। देखिए एक बात मोहन भागवत जी और उनकी तंजीम ये दिमाग में डाल ले, हम मुसलमान हैं, हमारे क्या कहावत है कि अगर मट्टी में पानी मिला दो तो वो गारा बन जाती है, और अगर मट्टी में खून मिला दिया जाए तो वो वतन बन जाती है। वो 1857 में मुसलमानों ने इस मिट्टी में अपना खून मिलाया है सर। बात करते हैं ये वतन है हमारा, इसमें खून मिलाया है हमने। इसको हमें बताना नहीं है कि हमारा वतन है, ये हमारा वतन है सर। दूसरी बात, मैं न्यूज़ 18 इंडिया पर बैठकर एतराज कर रहा हूँ। अभी आपने धर्म परिवर्तन की बात की, पंजाब की बिटिया की बात, विनोद जी जवाब दीजिएगा। अपनी मर्जी से अपना धर्म कबूल किया था जी, अपना धर्म छोड़ा था, आप लोग ये वीडियो क्यों नहीं चला रहे हैं? सोशल मीडिया पे छोटे छोटे जो चैनल्स हैं, जो यूट्यूब चैनल हैं, फेसबुक को बनाए हुए हैं, वो न जाने कितने लोगों के वीडियो चला रहे हैं, सच्चे वीडियो, और लोग कह रहे हैं कि हमने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था। और ये झूठे हैं। मैं प्रतीक जी आपसे गुजारिश कर रहा हूं, क्या वजह है
आपकी नजर में अगर गलत है तो गलत करके चलाइए, सही है तो सही करके चलाइए, चलाओ जरूर। जानकारी लोगों वो को होना फैब्रिकेटेड चाहिए। वीडियो जरूर चलाओ प्रतीक जी। कोई जिहाद नहीं हो रहा है, राइट किसी सर, तरह का कोई बेमानी नहीं हो रही है। राइट जो सर। आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। ये जो पकड़े लोग जा रहे हैं अपनी वो मर्जी कौन से है भाई? इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तस्लीम रहमानी और साहब, बंसल तस्लीम साहब, रहमानी साहब, मैं आपने जवाब बात दूंगा, सुनी, आपकी बात का जवाब दूंगा। आपने एक लॉजिकल एंड पे बात छोड़ी है, आपने एक लॉजिकल एंड पे बात छोड़ी है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन अभी डिबेट आगे बढ़ा रहा हूं, मैं डिबेट आगे बढ़ा रहा हूं जी। राइट सर, जब जुल्म करिएगा तो लोग भागेंगे आपसे। राइट आप सर, क्यों मजबूर कर रहे हैं लोगों को? असीम बकार साहब, असीम बकार साहब, अंबेडकर जी ने अपनी असीम पूरी बकार जाति के साहब, साथ राइट सर, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं, ऑडियो डाउन कर रहा हूं, ऑडियो डाउन कर रहा हूं, ऑडियो डाउन कर रहा हूं। असीम बकार साहब, आपने एक बात कही और बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा इस वतन में मेरा खून गिरा है और कोई आपसे सर्टिफिकेट मांगने का हकदार नहीं, ना कोई सर्टिफिकेट मांग रहा है और ना देने की जरूरत है। यह मुल्क जितना प्रतीक त्रिवेदी का है उतना ही असीम बकार का है, उतना ही यहां बैठे हुए सारे पैनलिस्ट का है। लेकिन एक बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं और सत्ता गए हुए, मुगलों की सत्ता गए हुए अरसा बीत गया। तो ये जो दिमाग में सेटबैक है, इसको छोड़ना पड़ेगा और कहीं इससे बाहर निकल के आना पड़ेगा। और ये जी अभी जो मैं बाकी जो मैं आ रहा हूं, मैं इसी बहस को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं आ रहा हूं जी। त्यागी साहब, ना आप जवाब दीजिए जी। जी। देखिए प्रतीक जी, बहुत ज्यादा शायरी हो रही है तो मुशायरे जैसा माहौल है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कलीम अजीज साहब ने कहा है कि बाहरों की नजर में फूल और कांटे बराबर हैं, मोहब्बत क्या करेंगे दोस्तों को दुश्मन समझने वाले। जो बात सर संचालक जी ने कही, वही बात वकार साहब यहाँ पर कह रहे हैं और कहते हैं उनसे कह दीजिए कि हम नहीं मानने वाले। वो भी तो यही कह रहे हैं कि आप इस मिट्टी के लिए लड़े हो, मिट्टी के हो, डीएनए एक है, साथ में रहिए, साथ हैं। आप इस बात को तो मानते नहीं हो और बाद में कहते हो कि हम इस देश में, अरे आप इसी देश के हैं, आपके लिए इसीलिए उन्होंने कहा है ये चीजें। और इंपॉर्टेंट चीज आपने एक और चीज कही कि कानून का राज है इस देश में, फिर ये ऐसा क्यों कर देते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम है कि जब बात करते हैं और रेफरेंसेस देते हैं शरिया से उठाकर, प्रॉब्लम है जब बात करते हैं कहते हैं कि हमने नहीं सर, त्यागी साहब, प्रॉब्लम है। त्यागी साहब, ओवैसी साहब ने तो त्यागी जी, ओवैसी साहब ने, अब तो डिबेट ओपन है, मैं बोल सकता हूं। त्यागी साहब, ओवैसी जी ने कुछ सवाल पूछे। उन्होंने कहा जब अलीमुद्दीन के कातिलों की गुल पोशी होगी तो सवाल तो पूछेंगे ना। जब आप कहते हैं कि खून गिरा है, आपकी भी माटी है, तो वो सवाल तो पूछा ही जा सकता है। अच्छा, उस पर सवाल पूछे तो ठीक है, लेकिन जब हजारों मूक बधिर बच्चों को कन्वर्ट करके जो बोल और सुन भी नहीं सकते थे, उस पर हम सवाल उठाएं और एनएसए लगाएं तो इनको दर्द हो जाता है, पूरी इनकी लॉबी इकट्ठी हो जाती है। आईएसआई फंडिंग करता है मेरे भारत के मुसलमान को। मिट्टी के लिए इन्होंने खून दिया, मिट्टी के लिए इन्होंने जान दी, लेकिन इसी मिट्टी में जब कोई इस देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते तस्लीम रहमानी? उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते आसिम बकार? एक चीज बताइए आप मुझे। और इतिहास है, मॉब लिंचिंग आज शुरू हुई है क्या? 84 का रेफरेंस तो प्रेम शुक्ला नहीं जानिए, 89 में पंडितों के साथ क्या हुआ? क्या इनकी तरफ से आज तक कोई कॉन्टिजेंट बन के उस बारे में किसी की सवाल जवाब की बात हुई? नहीं हुई। तबरेज के लिए यूनाइटेड नेशन आप पहुंच जाएंगे, लेकिन जो मैंने 1000 नाम आपको बताए, 10 से ज्यादा, और इतने लाखों में पंडितों को विस्थापित कर दिया, उसके लिए यूनाइटेड नेशन छोड़िए, अरे कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के पास ही चले जाया कीजिए कि साहब उनको भी न्याय मिलना चाहिए। अगर हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, सरकार सबके बराबर है। रहमानी साहब, ना प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए प्रतीक जी, मोहन भागवत जी ने जो कल बात कही ना, उसमें कोई एक एक्सक्लूसिव इंसिडेंस उन्होंने कोट नहीं किया, ना मॉब लिंचिंग के, ना कश्मीर के और ना सिखों के, कोई एक वाकया नहीं। वो पूरा का पूरा एक आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स है। और भागवत जी जब भी बोलते हैं, सही या गलत, आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स ही होता है जहां भी वो बोलते हैं। इससे पहले विज्ञान भवन में 3 दिन बोले थे पूरा आइडियोलॉजिकल, तो ये पूरा का पूरा मामला आइडियोलॉजिकल है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टर्मिनोलॉजी का हम डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे वो आप सो कॉल्ड लव जिहाद हो या ये आपका कन्वर्जन का मसला, ये सारे देश के इशू नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे। ये 150 साल से हिंदुत्व का लफ्ज हमने 150 साल से सुनना शुरू किया है। इससे पहले 10,000 साल के इतिहास में ये शब्द मौजूद नहीं है। ये हमने 150 साल से सुना है और ये पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए है कि सत्ता आज है तो गलत है। नहीं तस्लीम जी, ऐसा है ही नहीं। हिंदुओं के हाथ में वापस जाना है, उसके लिए हिंदुत्व का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और उसका नीचे सारे के सारे फिर गाय को इशू बना लिया गया। गाय पे पूरे के पूरे मुगल काल में ब्लैंकेट था इस पूरे देश में। और आजादी के बाद अगर देश में सबसे पहले किसी स्टेट ने गाय पर पाबंदी लगाई तो कश्मीर था।
वन बाय जहां तक आप मैं आ रहा 89 हूं। की बात कर शिवम रहे त्यागी हैं, आ वो रहा हूं। लिंचिंग नहीं है, उसको लिंचिंग नहीं कहते। जो 89 में हुआ या जो 84 में हुआ उसे लिंचिंग नहीं कहते। आ रहा हूं, उसे विनोद बंसल जी, आ रहा हूं। पोग्रोम कहते हैं, पोग्रोम। इसको ये कहते सर, हैं। इन लफ्जों को अलग अलग तो करके रखिए, ये कंफ्यूजन क्रिएट तस्लीम मत रहमानी से लिखवा लो पहले terminology भैया के कि जरिए। लिंचिंग किसको कहते हैं। कंफ्यूजन तस्लीम साहब, मैं क्रिएट कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं कर नहीं, रहा हूं। मैं आप एक आपको चीज समझ लिंचिंग के लीजिए। ऑक्सफोर्ड आप एक ऑक्सफोर्ड करते हैं। डेफिनेशन अभी बता सकता हूँ, यही बता सकता हूँ कि लिंचिंग ये में बात ऑक्सफोर्ड है, डिक्शनरी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। डेफिनेशन क्या है और पुरानी पोग्रोम की डिक्शनरी क्या चलाओ है, ना। पुरानी की डिक्शनरी पोग्रोम क्या की कहती क्या है? है। तो जो हुआ था बताइए 84 में डिक्शनरी सिखों क्या के कहती है? साथ, वो पोग्रोम था। लिंचिंग इंडिविजुअल की होती है, पोग्रोम ग्रुप का होता है, वो ग्रुप का था। तो फिर लिंचिंग और क्या उसमें है? सब आप लड़े, मुझे पूरा लिंचिंग देश की खड़ा हुआ है सिखों के साथ। क्या आज बात भी खड़ा है, कल भी खड़ा था। और प्रेम सिखों शुक्ला के जी, खिलाफ जो कुछ भी हुआ, प्रेम शुक्ला जी, उसके खिलाफ मेरा- उनको सजा मेरा दी मरा गई। तो- उनका पोलिटिकल मैं आ रहा हूं, विनोद जी आ रहा हूं, one by one। लेकिन 70,000 जिन लोग त्यागी मैं आ रहा हूं, त्यागी जी आ रहा हूं, त्यागी जी, you have to wait। प्रेम शुक्ला जी, राइट्स वालों को प्रेम शुक्ला जी को लाता, मैं आ रहा हूं। सतीश जी आ रहा, पहले प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी। बताइए फिर मुझे, अगर आप एक्सक्लूसिवली इंसिडेंसेस डिस्कस करना चाहते हैं, फिर कुछ बताइए मुझे। जी, बलियाना प्रतीक जी, मैं आपको सुन- बलियाना नहीं, हाकिमपुर राइट सर, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। नहीं, त्यागी मैं आ रहा हूं। घर बैठ गए जाके। त्यागी मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला। हिंदुत्व है तो इस देश को ये हिंदुत्व नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये हिंदुत्व में। इस देश को, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो काफी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत काफी है हर क्राइम को रोकने के लिए। आप क्राइम को मजहबों के साथ जोड़ देते हैं। राइट सर, त्यागी जी। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा लव जिहाद भी है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे और लव जिहाद को नहीं मानेंगे? माफ कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान है और अगर यहाँ पर कहा कानून है, एक स्टेट में बताइए, एक स्टेट में बताइए कि ये इस स्टेट में लव जिहाद ये था, लव जिहाद की डेफिनेशन राइट सर, एक स्टेट बताइए। दोनों को ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन है, दोनों की ऑडियो डाउन है। प्रेम शुक्ला जी, वन बाय वन डिबेट में, एक बार ऐसा नहीं, वन बाय वन। प्रेम शुक्ला जी जी, प्रतीक जी, जा बोलिए। जी प्रतीक जी, कोई सवाल जी, पूछे हैं प्रतीक जी, उन्होंने देखिए, इस तस्लीम देश अहमद में साहब? हिंदुत्व रहेगा या नहीं रहेगा, ये ना पीएफआई डिसाइड करेगी, ना अलकायदा डिसाइड करेगा, ना तालिबान डिसाइड करेगा, ना इस्लामिक स्टेट डिसाइड करेगा। ये डिसाइड करेगा इस देश का बहुसंख्यक समाज संवैधानिक लोकतांत्रिक दायरे में। ऐसे में कोई एसडीपीआई या पीएफआई का प्रवक्ता ये तय करने की स्थिति में नहीं है कि इस देश में हिंदुत्व रहेगा कि नहीं रहेगा। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस जेएस वर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हिंदुत्व जो है ये भारतीय संस्कृति का बोध कराने वाला शब्द है। प्रेम शुक्ला जी, जब आपने कहा कि बहुसंख्यक तय करेंगे, हिंदुत्व के संदर्भ में जो विज्ञान भवन में भी बहुत स्पष्टता से कहा था कि हम हिंदुत्व किसको मानते हैं, सारे शंकराचार्य डिफाइन नहीं करेंगे, ये वर्मा इतिहास करेंगे। में क्या गौरव कितना बोध करता हास्यास्पद है, है ये जो इस बयान। देश के संस्कृति को अपनी संस्कृति समझता है, वो हर कोई हिंदू है। जी तस्लीम जी प्रतीक नहीं, जी, नहीं, क्या आप एएस वर्मा बताएंगे? शंकराचार्य नहीं बताएंगे हिंदू धर्म की व्याख्या? अब विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी नहीं करेंगे हिंदू धर्म की व्याख्या। शंकराचार्य ने, अब किस एएस वर्मा जी शंकराचार्य ने करेंगे। विरोध किया? हिंदू धर्म की व्याख्या हिंदुत्व को याद है किस आपका? शंकराचार्य ने कोर्ट से किया? करवाएंगे। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य सारे जो हैं हिंदुत्व के साथ हैं। वो किसी मुल्ले से पूछने की जरूरत नहीं है, उन्होंने किसी कटमुल्ले से थोड़े पूछेंगे कि हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है। जी ये वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, डिबेट का आपकी जानकारी जो है डिबेट इसमें का अधूरी है। उन्होंने तो खुद ही नकार दिया इसको। राइट और मैं आप किसी दिन कहते हैं बैठ के यहाँ पर कि हिंदू एक धर्म है, किसी दिन कहते हैं कि जीवन पद्धति है। आप खुद ही इस पे अभी तक ये डिसाइड जिस नहीं हो चीज समझ सके में आ क्या है, जाएगा क्या। ना, वो तो जिहाद अच्छा चला जाएगा खासा देश के अंदर धर्म से। हिंदू आप जो जीरा है, समझे, आराम से आपकी समझ में जीता आने वाला है नहीं है। 10,000 साल से। मैंने उसको नहीं, जीने नहीं, दे रहा नहीं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी लाते हो और फिर मैं रोक रहा हूं, मैं डिबेट को रोक रहा हूं, और कोर्ट के जज नहीं, तस्लीम साहब, प्रेम जी, तस्लीम साहब, उस व्याख्या को कृपया प्रेम जी, एक बार तस्लीम आप साहब। पढ़कर आए। जी जी, आदरणीय मोहन राव व्याख्या करने का काम धर्म की व्याख्या मैं करने दोनों का को रोक रहा हूं, काम मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं, सबकी ऑडियो डाउन कर रहा हूं। शादाब चौहान, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, पीस पार्टी से हैं आप, मेरठ से जुड़ रहे हैं। डिबेट जब दूसरी तरफ जाने लगे, कुछ दूसरी डायरेक्शन में भागने लगे, तो मेरा काम है, फिर वो मेरा काम है कि उसको सही करना, सही जगह फिर लेके आना।
हम सब जो है हमारे पूर्वजों का और हमारा सबका डीएनए एक है, ये बात आज कही गई। लिंचिंग पर बात कही गई जो कि सरसंघ चालक जी ने कही। अब सवाल इसी पे थी, आज डिबेट इसी पर है। सतीश जी ने कुछ बातें कही थी और उन्होंने कहा, तो उन्होंने तो यहां तक कहा कि डीएनए भी एक नहीं है। डीएनए एक कैसे हो गया? सतीश जी, मैं आपको डिबेट पे ला रहा हूं, उसके बाद शादाब चौहान आपको। जी नहीं, देखिए प्रतीक जी, सुनिए, या तो मोहन भागवत जी झूठ बोल रहे हैं या बीजेपी और आरएसएस के स्पोक पर्सन झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जेनेटिक सेम कैसे होगी? साथ में खाना खाने से चेंज नहीं होता, साथ में गाना गाने से चेंज नहीं होता, या साथ में तबला बजाने से चेंज नहीं होता। इसके बीच में तो कहीं ना कहीं आपस में संबंध पैदा हुए होंगे ना। और ये इतिहास में दर्ज है, बाकायदा राजाओं के बीच में बहु बेटियों का आदान प्रदान हुआ है। ये आम जनमानस में नहीं हुआ है। लेकिन यह मुद्दा ये नहीं है। देखिए, जीन सुपरमेसी एक बड़ी बीमारी है। सेकंड वर्ल्ड वॉर कहीं ना कहीं जीन सुपरमेसी की लड़ाई का ही शिकार है। फिर वो तो कह रहे हैं सुपरमेसी की बात ही नहीं कर रहे। सतीश जी ना, जीन सुपरमेसी की तो बात ही नहीं हो रही है। जीन सुपरमेसी की कहां बात? वो तो कह रहे हैं कि समान है, सारे लोगों का जीन समान है। ये भी बताए ना। सुनिए प्रतीक जी, ये बात मैं बताऊंगा क्या? आप मुझ पर सवाल खड़ा कर दोगे? ये तो बाकायदा मोहन भागवत जी को जाकर के बाकायदा तमाम देश के बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बुलाना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि ये जीन सेम कैसे कैसे हुई। ये लव जिहाद पे चर्चा क्यों कर रहे हो भाई? इसका मतलब अगर जीन सेम हुई है तो शादी ब्याह हो रहे थे ना। ये 84 में शुरू नहीं हुआ, ये 85 में शुरू नहीं हुआ। शादाब चौहान, सुनिए, मैं आ रहा हूं। त्यागी जी, बंसल जी, त्यागी जी, एक मिनट, बताओ ना। एक मिनट, वन बाय वन, बताता है तो आप चुप रहते हैं और उसको लग याद भी नहीं करने। वन बाय वन। सतीश जी का ऑडियो डाउन। शादाब चौहान डिबेट पे जुड़ रहे हैं। शादाब चौहान। प्रतीक जी, हिंदुत्व शब्द की स्थापना वो 20वीं सदी का दौर था जब गोलवलकर और हेगडेवार इन सब लोगों ने की। और गोलवलकर की लिखित किताब बंच ऑफ थॉट, जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं, उसमें लिखा है कि 2 ईसाई और 2 मुसलमान कभी देश की बात नहीं कर सकते। और रही बात डीएनए की सर, तो डीएनए तो मेरे अब्बा और पूरे इंसानियत के वालिद आदम अलैहिस्सलाम का डीएनए हर मानव के अंदर है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन अगर वाकई लिंचिंग हिंदुत्व के खिलाफ है तो सवाल ये पैदा होता है कि जहां भाजपा की सरकारें हैं जो हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही हैं, क्यों आखिर वहां लिंचिंग हो रही है? क्यों वहां गाय के नाम पर मारा जा रहा है? 2 चीजें हैं, या तो भागवत जी चुनाव के समय पर गुमराह कर रहे हैं, या भागवत जी की बात नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते, योगी जी नहीं मानते, भाजपा के लोग नहीं मानते। 2 सवाल हैं, या तो भागवत जी गुमराह कर रहे हैं या भागवत जी की बात को मोदी जी योगी जी मानते नहीं है। तीसरी चीज, हिंदुत्व इस हिंदुस्तान के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है, जहर है, क्योंकि जो मुख्य मुद्दे प्रेम शुक्ला जी देता है। प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। प्रेम शुक्ला जी रिस्पॉन्ड करिए। नहीं, जहर इस्लामी जिहाद है। हिंदुत्व इस देश का गौरव बोध है और इस्लामी जिहाद, लौ जिहाद, हत्याएं, बलात्कार, लोगों को फंसाना और उसके बाद जिहादियों के साथ खड़े हो जाना, अफजल गुरु के लिए शर्मिंदा हो जाना कि अफजल गुरु तेरे कातिल जिंदा हैं, और अफजल गुरु के मरने के बाद जो है छाती पीटना, याकूब मेमन की शव यात्रा में जाना, ये निश्चित तौर पर इस देश के लिए जहर है। और इस तरह का जहर फैलाने वाले जो ध्रुवीकरण करने वाली शक्तियां हैं वो इस देश के लिए घातक है। यह देश एक बार विभाजित हुआ है, वो भी इस्लाम के नाम पे विभाजित हुआ है, जिहाद के नाम पे विभाजित हुआ है, जिन्नावाद के नाम पे विभाजित हुआ है, डायरेक्ट एक्शन के नाम पे विभाजित हुआ है। 10 लाख हिंदुओं का कत्ले आम करके जो है हिंदुओं के प्रेम शुक्ला जी सुन तो लीजिए। और बांग्लादेश का निर्माण हुआ है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण करने वाले अलगाववादी शक्तियां आज भी उस विचार दर्शन को पोषित करने वाली जिहादी शक्तियां जो है, इनसे इस देश को खतरा है। ये स्पष्ट है, ये वही लोग हैं जो कश्मीर में ड्रोन का समर्थन करते हैं। राइट प्रेम जी, आप सुनने की भी क्षमता रखिए। राइट प्रेम जी
प्रेम जी 26/11 के हत्यारों को जो है प्रेम जी बचाने का प्रयास करते हैं, ये वही लोग हैं जो रघुनाथ मंदिर के हत्यारों को राइट प्रेम जी करते हैं। राइट प्रेम जी वही लोग हैं राइट प्रेम जी एक्सप्रेस में राइट प्रेम जी मैं आ रहा हूं रहमानी साहब आ रहा हूं रहमानी साहब आ रहा हूं प्रेम जी लोग हैं जो बाटला हाउस एनकाउंटर राइट सर राइट सर आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। राइट सर शादाब चौहान प्लीज रिस्पॉन्ड शादाब चौहान समर्थन करना राइट सर समर्थन करना राइट सर प्रेम जी 30 सेकंड राइट सर 30 सेकंड प्रतीक भाई 30 सेकंड। हाँ सर हिंदुस्तान के लिए जहर वो लोग हैं जो बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालते हैं। जहरीले सांप बंसल जी आ रहा हूँ ऑडियो डाउन सबका ऑडियो डाउन है शादाब चौहान जी। प्रतीक जी प्रेम शुक्ला जी ने जो आरोप लगाए हैं जो डिफेंड कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं सर कि बंच ऑफ थॉट जो किताब गोलवलकर जी ने लिखी जिसमें कहा गया कि 2 ईसाई या 2 मुसलमान जब इकट्ठा होंगे कभी देश हित के नहीं सोचेंगे, क्या आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? अगर आप मॉब लिंचिंग के खिलाफ हैं जी सर। आज उन्होंने कहा कि डीएनए सबका बराबर है, समान है डीएनए। जरा कृपया रेफरेंस दीजिए किस पृष्ठ पर और जो किताब है वो और जो किताब है जिसका रेफरेंस दे रहे हैं आप करिए। जी मुझे मालूम है आप पूछेंगे जरूर। आप कुछ भी बंच ऑफ थॉट के नाम पे चिपका देंगे उसको माना नहीं जाएगा। प्रतीक जी हिंदुत्व को जहर बता रहे हैं, ये जहरीले सांपों को भी जवाब देने ना विनोद बंसल जी मैं आ रहा हूं आपके पास। शादाब चौहान जो जिस किताब का आप रेफरेंस दे रहे हैं उस किताब के बारे में तमाम सारी बातें हैं जिसको प्रेम शुक्ला जी ने बार बार पूछ लिया आपसे। आपको रेफरेंस अगर आप दे रहे हैं तो उस पर क्लियर रखना होगा आपको। मैं एक वक्त छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं अपने मेहमानों के साथ। एक बार फिर से डिबेट को सीधे जोड़ता हूं। विनोद बंसल जी मैं एक बार फिर से आपसे शुरू करता हूं बातचीत को। माननीय सरसंघ चालक जी ने एक बात कही कि हिंदू मुस्लिम एकता कहना भ्रामक है, हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं जुड़े हुए हैं। कोई हिंदू ये कहे कि मुसलमान यहां नहीं रह सकता तो वो हिंदू नहीं है। फिर अब कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं करता और ना ही कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात करता है। नाम का झगड़ा छोड़ो और हम सबको देश को बनाना है। जब ये बात कही जाए तो आप तमाम वो सारी बातें जब आते हैं जिनको कि कहते हैं कि लव जिहाद और ये चीज़ें फिर कहीं ना कहीं दरार डालती हैं और लोगों के अंदर संदेह होता है। फिर लगता है कि नहीं हम कैसे, एक तरफ तो एकता की बातें हो रही हैं और फिर एक तरफ ये हो रहा है कि फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। सवाल पूछते हैं लोग। जी विनोद बंसल जी। प्रतीक जी हम शुरू से कह रहे हैं इस बात को कि देखिए कि उद्गम सबका एक है, राम कृष्ण ये सबके पूर्वज हैं। जो लोग इस बात को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं वहीं गड़बड़ हो रहा है सारा। जो हिंदुत्व को जहर कहते हैं वही जहरीले लोग। विनोद बंसल जी एक मिनट रुकिए, बस 1 सेकंड रुकिए। सतीश जी इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं अब देखिए प्रतीक जी लड़ाई तो उद्गम की है। क्यों? 2011 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी है कि भारत का मूल निवासी दलित और आदिवासी है, क्योंकि इनका जेनेटिक कोड गड़बड़ हो गया है तो अपना उद्गम ये भारत में ही देखिए सुनिए हमारे ये मोहन भागवत जी की नहीं एक मिनट सतीश जी रोक रहा हूं मैं। सतीश जी ऑडियो डाउन, सतीश जी की ऑडियो डाउन। नाउ विनोद बंसल जी विल प्लीज रिस्पॉन्ड। विनोद बंसल जी प्लीज रिस्पॉन्ड। जी देखिए सतीश प्रकाश जी की बात का मैं आदर करते हुए मैं कहूंगा इस बात को जी प्रतीक जी कि वास्तव में देखिए भारत का उद्गम जो है, भारत का नहीं विश्व में मैं कहता हूं अगर कोई जन्मा तो मनुष्य जन्मा, कोई हिंदू मुसलमान नहीं जन्मना, कोई सिख ईसाई नहीं जन्मा। आप देखिए कि भारत के अंदर हमारे आदि ग्रंथ जो हैं, चाहे वेद उपनिषद पुराण गीता महाभारत कहीं भी देख लीजिए, कहीं कोई ना तो हिंदू शब्द है ना कोई मुसलमान शब्द है ना कोई ईसाई शब्द है। कारण क्या है कि हमने हमेशा मानवता की बात करी है और हम जो है ना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। विनोद बंसल जी आपकी इस बात पर अगर मैं बात मान लेता, आपने बहुत अच्छी बात कही है। इस समय का सर्वोच्च विचार है ये, मैं मानता हूं। अब मैं पूछता हूं, मैं नहीं आ रहा हूं सतीश जी, मैं आ रहा हूं सतीश जी, तस्लीम साहब मैं आ रहा हूं सतीश जी आ रहा हूं सतीश जी आ रहा हूं मैं आ रहा हूं सतीश जी। ना सतीश जी ऐसे डिबेट नहीं होगी। सतीश जी ऑडियो डाउन। मैं विनोद बंसल जी आपका सर्वोच्च विचार है
हिंदू मुसलमान करके कोई जनता नहीं है, हम सारे मानवता की बात। बिल्कुल। अब मुझे बताइए तस्लीम अहमद रहमानी साहब, आपको कोई एतराज है? और अगर एतराज है तो फिर एकता क्यों नहीं कायम हो पा रही है? हम इतने सालों के आजादी के बाद भी हम वही फसलों में अटके हुए हैं। आपको क्या दिक्कत हो रही है, ये मुझे बताया जाए। आज कहां दिक्कत है? देखिए, एकता तो कहीं खत्म नहीं हुई है। भारत की एकता और आप देखिए, भारत की एकता कहीं खत्म नहीं हुई है। भारत एकता में था, एकता में है। चंद लोग हैं जिनकी एक अलग विचारधारा है, वो इस विचारधारा को लेके लोगों को भ्रमित करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कन्वर्जन आखिरकार उनको पहचानना पड़ेगा। मेरी आवाज विनोद बंसल जी, तो मैं पूछ रहा हूँ, ये जो कन्वर्जन है, अगर आप कन्वर्जन को उठा के देखें तो मैक्सिमम कन्वर्जन हिंदू से बुद्धिज्म में हुआ है, मैक्सिमम हुआ है। यानी लाखों लोग तो अम्बेडकर तस्लीम रहमानी साहब, तस्लीम रहमानी साहब क्यों हो गए थे? और ये जो इनके डीएनए अलग अलग है क्या? इनके डीएनए, ये जो मनु प्रथा है के साथ सर से ब्राह्मण पैदा हो गए, छाती से छत्री पैदा हो गए, टांगों से शूद्र पैदा हो गए, इनके डीएनए अलग अलग है क्या? ये डीएनए की बुनियाद पे देश नहीं खड़ा होता। देश जो है वो खड़ा नहीं होता डीएनए की बुनियाद पे और कल्चरलिज्म की बुनियाद पे। विनोद बंसल जी, मैं रोक रहा हूं। तस्लीम रहमानी साहब, जो चीज गलत है उसको जब तक स्वीकार नहीं करेंगे विनम्रता के साथ हम, तब तक हम चीजों को जोड़ नहीं पाएंगे। तो इनसे तस्लीम रहमानी साहब, मैं कहता हूं, तस्लीम रहमानी साहब, मैं विनम्रता के साथ कहता हूं, जाति प्रथा हमारे ऊपर सबसे बड़ा भार है, कुप्रथा सबसे बड़ा। मैं मानता हूं इस बात को, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अब मैं फिर आता हूं आपके पास, जब वो ये कहते हैं कि संघ हिंदू संगठन है, लेकिन ये लोगों को पीटने के लिए नहीं बना है। वो यहां तक कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हमारा डीएनए एक है। तो जब यहां तक आ गई विनम्रता की बात, तो फिर एकता क्यों नहीं हो पा रही है? ये मैं जानना चाहता हूं कि क्यों, कैसे और कैसे कायम होगी। ये देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पे खड़े होके कहा कि जो गांव के नाम पे लिंचिंग हो रही है, काऊ के नाम पर, वो गुंडे, काऊ टेररिस्ट है, ये काऊ के, लेकिन की लिंचिंग कौन कर रहा है? ये उन्होंने कहा, लेकिन अगले दिन ग्राउंड पे तो दिखाई नहीं दिया ना। और जो कल मोहन भागवत जी ने कहा, वो आज की डिबेट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर अगर ये डिबेट्स में नहीं आ रहा, अगर बंसल जी का विचारधारा उससे नहीं बदल रही, अगर ये प्रेम शुक्ला जी की विचारधारा संघ के प्रमुख के कहने के बाद भी नहीं बदल रही, तो फिर क्या फायदा है? मैं आता हूं, प्रेम जी आता हूं आपके पास। बिल्कुल प्रेम जी आता हूं। सतीश जी आ रहा हूं। सतीश जी नाराज मत रहिएगा, मैं आ रहा हूं। सतीश जी नाराज मत होइएगा। जाति प्रथा पे मैंने बहुत खुल के बोला है, हमेशा बोला है, और साफ गोई के साथ बोला है। लेकिन मैं मुस्कुराया कभी नहीं हूं, मैं कभी नहीं मुस्कुराया, और ना ही मुझे लगता कि मुझे मुस्कुराना चाहिए। मुझे मालूम है कि वो मेरे ऊपर एक वो है, भार है। और मैं सतीश जी, मैं आ रहा हूं। और जब तक हम विनम्रता के साथ स्वीकार नहीं करेंगे कोई चीज, तब तक हम जोड़ तो कतई नहीं पाएंगे। जी त्यागी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी शिवम त्यागी। प्रतीक जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब एकता की बात होती है तो इतनी देर से आप डिबेट कर रहे हैं, किसी भी एक मेरे पैनलिस्ट या को पैनलिस्ट ने ये नहीं कहा कि हम आपके भाई हैं, और जिनकी हम बात और जिनकी रेफरेंसेस हमारे नेता देते हैं हम उनके भाई नहीं है। एक बात, प्रॉब्लम क्यों है, एकता क्यों नहीं होती इस दुनिया में, उसका मैं एग्जांपल, थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिएगा अनइंटरप्टेड। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इस दुनिया में जहां पर भी रैडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट लोग बढ़ जाते हैं, कंपैरेटिवली वहां पर दूसरा धर्म अपने आप ही विलुप्त हो जाता है। एग्जांपल दे देता हूं आपको, पर्शिया ईरान बन गया, वहां पर सबसे ज्यादा ज़ोरोस्ट्रियनिज्म था। उसके बाद वहां पर रेजा शाह आए, उन्होंने सारी चीजें बदली। 1935 में उन्होंने देश का नाम भी बदल दिया। आज वहां पर 95% मुस्लिम है। पाकिस्तान हमारे बराबर में लगा हुआ है, मुस्लिम कितने हैं, हिंदू कितने, हम सब जानते हैं। इसके अलावा लीबिया में देख लीजिए क्या हालत हो गई। इसके अलावा इंडोनेशिया में देख लीजिए, मलेशिया में देख लीजिए। अगर हिंदू लिंचिंग करता होता तो माफ कीजिए, गलत मत लीजिएगा, अगर हिंदू गलत करता होता, अगर रेडिकल हिंदू अगर हार्डकोर होता, तो माफ कीजिए ना, यहाँ
यहाँ लाख सब मुद्दों के साथ काट दिए गए रहते हैं धर्म और परिवर्तन आगे के भी नाम रहते पर। हैं, आप लेकिन कैसी बात कर रहे सतीश जी, देखिए सतीश जी, सतीश जी, मौका मौका आएगा, सतीश जी मौका आएगा। प्रेम, सतीश जी, प्रेम जी भी तो बैठे हुए हैं। सतीश जी, आएगा, मौका आएगा, हम देते हैं। प्रेम जी से सवाल पूछा गया, वो आएंगे। जी, कंप्लीट करिए त्यागी, तो जल्दी से। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, और जहां तक बात इंपॉर्टेंटली बहुत सब लोगों ने कहा बंच ऑफ थॉट्स को लेकर, माफ कीजिए साहब, बंच ऑफ थॉट्स से पहले सनातना इज द वे ऑफ लाइफ अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपको वेद उपनिषद ये सब पढ़ना पड़ेगा। मेरा जो धर्म है, हमारा जो धर्म है, वो एक किताब पर नहीं टिका हुआ है, वो बहुत ही ब्रॉडर है। बंच ऑफ थॉट्स आपको समझ में नहीं आएगा और शायद वो भी आप बहुत बेहतर नहीं पढ़े हैं। दूसरी बात, इससे भी बेहतर अगर आपको अपना स्टेटस समझना है, खास तौर पर मैं आपको कहूंगा, आप किताब अगर पढ़ना ही चाहते हैं तो पढ़िए पार्टीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, रिटन बाय B.R. अम्बेडकर। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है उसके बाद शायद आपके थॉट बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है तो कृपया करके किसी के धर्म पर भी कमेंट करने से पहले समझे। हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व बंच ऑफ थॉट पे टिका हुआ है, हिंदू नहीं टिका हुआ। हिंदू के लिए बहुत सारे उपनिषद और पुराण मौजूद हैं, लेकिन हिंदुत्व बंच ऑफ थॉट पे टिका हुआ है। राइट सर रहमानी साहब, शादाब, राइट सर। सनातन इज अ वे ऑफ लाइफ, देन यू कम डाउन टू हिंदुत्व, और उसकी भी 3 फॉर्म है। अगर आप उसको भी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर क्लैरिटी उस पर मिलेगी। उस हिंदुत्व में भी आप देखिए, आपको राइट सर, ना शादाब, सुन तो लीजिए, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? शादाब, आप अगर सुनना नहीं चाहते हैं तो आप सच्चे हिंदू नहीं। बोलिए प्रतीक जी, विनम्रता के साथ आज अगर ये बात कही गई तो विनम्रता से नहीं, मैं बड़े दिल से इसको न सिर्फ स्वीकार करता हूं बल्कि ये बात कहूंगा कि देश को अगर एकजुट करना है तो हिंदुत्व के नाम पर नहीं, हिंदुस्तानी के नाम पर एकजुट कीजिए, पूरा देश एकजुट होगा। लेकिन सावरकर, गोलवलकर और हेडगेवर की विचारधारा पर देश एकजुट नहीं हो सकता। देश को नफरत के नाम पर, बांटने के नाम पर देश एकजुट नहीं हो सकता। देश मानवता के नाम पर एकजुट होगा। हर हिंदुस्तानी देश की आजादी में एकजुट था, लेकिन किन लोगों ने नफरत फैलाई? न जिन्ना के नाम पे एकजुट हो सकता, न हिंदू महासभा के नाम पे एकजुट हो सकता। राइट, प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, राइट त्यागी जी, प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, इस देश का विभाजन एक बार हुआ है और विभाजन किया है जिन्नावाद ने। ना तो वीर सावरकर ने इस देश का विभाजन किया, ना श्री गुरुजी ने इस देश का विभाजन किया, ना पूजनीय हेडगेवार जी ने इस देश का विभाजन किया। इस देश का विभाजन किया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शरारती छात्रों से, जो निकली विचारधारा थी, जिसने कहा कि मुसलमान इस देश का शासक है, शासित नहीं है। मुसलमानों के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, डायरेक्ट एक्शन के नाम पर 10 लाख निर्दोषों का रक्तपात करने वाली विचारधारा ने इस देश का विभाजन किया है। और आज भी विभाजनकारी शक्तियां कौन है? कश्मीर में विभाजन किसके नाम पर है? इस्लामिक शक्तियां इस्लामी अकीदे के नाम पे खड़ी होती है। अफजल गुरु किसके नाम पर भाई साहब बमकांड करते हैं? तो इस्लाम के नाम पर बमकांड करते हैं, इस्लामी जिहाद के नाम पर बमकांड करते हैं। भारत में आज तक किसी ने भी, जो हिंदू स्वयं को कहता है, जो हिंदू परंपराओं में विश्वास रखता है, जो हिंदू संस्कृति का अनुयायी है, उसने कभी विभाजन की बात तस्लीम रहमानी साहब, ऑडियो सारी डाउन। तस्लीम रहमानी साहब मानते हैं जो जय श्री राम का नारा लगा के लिंचिंग करते हैं, हम उनको हिंदू नहीं मानते, ना हम उसके लिए हिंदुओं को जिम्मेदार मानते हैं। जो भी करता है वो हिंदुत्ववादी है, और हिंदुत्ववादी के नाम पर इस देश का विभाजन हुआ है। जी, सरसंघ चालक जी ने तो साफ कहा, आपने देश का विभाजन करवाया, और आपने इसलिए करवाया कि अगर ये देश एक सबका। तस्लीम रहमानी साहब और त्यागी जी को सामने लाया जाए, स्क्रीन पे लाया जाए सामने। जी, मेरा तस्लीम रहमानी जी से सीधा सवाल है, जय श्री राम से प्रॉब्लम है, लेकिन नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर बोल के कोई आपके बराबर में बम फोड़ दे, उसके लिए भी बोल दीजिए दो शब्द। मतलब श्री राम से इतनी दिक्कत जो इस देश का आधार है, बिल्कुल हम में से नहीं है, हम में से नहीं है। राइट, नाराए तकबीर बोल के कोई अगर किसी बेकसूर को कत्ल करे, हम में से नहीं है। हमारे हाथ में कानून होगा, सबसे पहले फांसी देंगे। नारे तकबीर बोल के किसी बेकसूर को मारे, सबसे पहले फांसी देंगे, हम में से नहीं है। ये सबसे ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल साफ है ये। बहुत साफ गोई के साथ बात कही गई, बात साफ गोई के साथ कही गई, बात साफ गोई के साथ कही गई, और बात साफ गोई के साथ कही गई। और नींव अगर साफ गोई के साथ रखी जाए तो जो इमारत खड़ी होगी वो ईमानदारी के साथ जो होगी
उसमें उसमें एकता दिखाई पड़ेगी। और ये आज की बहस का ये एक सिरा भर था, लेकिन आज बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी।